हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ये इस बुक का लास्ट चैप्टर रहेगा और ये डील करता है फूड सिक्योरिटी के साथ में। ये जो चैप्टर आपका रहेगा इसका जो वेटेज है वो ज़्यादा है मेंस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो। प्रीलिम स्पेसिफिक इसमें ज़्यादा कुछ आइटम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन मेन स्पेसिफिक जो है ये चैप्टर पूरा बेस्ड रहेगा। बहुत से जो एस्पेक्ट है, बहुत से एस्पेक्ट क्या है, इनफैक्ट जो फूड सिक्योरिटी अपने आप में ही एक टॉपिक है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। ना सिर्फ ये ऐसे राइटिंग में इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली। आप जितने भी इसमें फैक्ट हम डिस्कस करेंगे वो आप अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और GS 1 2 3 के जो बहुत से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जहाँ पे कि आप इनडायरेक्टली इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है मेन स्पेसिफिक ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीलिम, और इसलिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 जो कि डील करता है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में, तो सबसे पहले समझते हैं फूड सिक्योरिटी होता क्या है। देखिए, फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इफ़ समवन इज़ गेटिंग टू स्केयर मील्स, दिस इज़ एक्चुअली मोर देन दिस। तो मोर देन दिस कैसे हो जाता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 वर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सबसे नंबर 1 जो है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है। नंबर सेकंड इज़ एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, नंबर थर्ड इज़ अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये तीनों चीज़ों के कम्बिनेशन से ही फूड सिक्योरिटी की जो डेफिनेशन होती है वो फुलफिल होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। अब हम समझते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का क्या मतलब होता है। देखिए, अवेलेबिलिटी मतलब कि उपलब्ध होनी चाहिए। तो फूड कंट्री में अवेलेबल कैसे होगी, इसके कई सोर्सेस हो सकते हैं। खुद किसी कंट्री की प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, तो अवेलेबिलिटी जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी फूड ग्रेन की। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से। या फिर थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के स्टॉक्स हैं। तो इस तरीके से जो पहली कंडीशन है फूड सिक्योरिटी की वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब हमने अभी समझ लिया। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड का क्या मतलब होता है? एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि हर पर्सन जो है उसके रीच तक वो पहुंच सके फूड ग्रेन। उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेसिबिलिटी। दैट मीन्स कि हर पर्सन जो है इसका एक्सेस कर सके। और थर्ड जो यहाँ पे वर्ड है वो है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब है कि क्या उसको खरीदने के लिए लोग जो है वो एबल है कि नहीं है, ठीक है। क्या लोगों के पास इनफ मनी है कि वो सफिशेंट अमाउंट ऑफ आपका जो फूड ग्रेन है वो खरीद पाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको अफोर्डेबिलिटी कहते हैं। तो ये 3 वर्ड्स जो है फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। वन इज़ अवेलेबिलिटी, सेकंड इज़ एक्सेसिबिलिटी एंड थर्ड इज़ अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को हमने समझा। अब सवाल ये है, वाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता ही क्यों है? तो इसका जवाब सीधा यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि लोग जो है अब क्योंकि फूड इनसिक्योर हैं, दैट मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि नोबडी इज़ सिक्योर इन टर्म्स ऑफ फूड, तो इसलिए हमें फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी। तो जब हम फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो सभी इनसिक्योर है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। एवरी वन इज़ इक्वली इनसिक्योर। अब ये कैसे हो सकता है? देखिए, रिच पर्सन जो है दे आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। वो कब, अगर मान लीजिए कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है बहुत खतरनाक, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, शॉर्टेजेस ऑफ कोर्स आपको देखने को मिलेगा फूड ग्रेन का। तो उस सिचुएशन में तो रिच पर्सन जो है वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू पुअर पीपल, ये तो फिर बेचारे हर बार हमेशा ही ये फूड इनसिक्योर रहते हैं। तो फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि नोबडी इज़ फूड सिक्योर, ठीक है जी। चलिए, तो अब एक यहाँ पे लाइन लिखा गया था कि अगर क्लैमिटी जो है आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलता है तो ये स्टार्वेशन का जो रूप है वो ले सकता है। अगर स्टार्वेशन जो है ये काफ़ी लंबे समय तक रहे तो ये जो है फेमिन का जो रूप है वो ले सकता है, ठीक है जी। चलिए, तो फेमिन का जो क्या यहाँ पे करेक्टरिस्टिक है जो आपको देखने को मिल सकता है जब इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है वाइड सेप्टेड आपको डेथ्स जो है वो देखने को मिलेंगे ड्यू टू स्टार्वेशन। और इसके अलावा एपिडेमिक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इसके दौरान होगा क्या बेसिकली कि पीपल विल फोर्स टू यूज़ कंटेमिनेटेड वाटर,
ठीक है, एंड टेकिंग फूड एंड लॉस ऑफ बॉडी रेसिस्टेंट ड्यू टू वीकनिंग फ्रॉम स्टार्वेशन। तो ये सभी कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपको देखने को मिलेंगे जब आपको फैमिन लाइक सिचुएशन जो है वो देखने को मिलेगा। नाउ इंडिया में कुछ एग्जाम्पल्स की बात करी गई है, स्टार्टिंग विथ कि मोस्ट डिवेस्टेटिंग अगर हम फैमिन की बात करें इंडिया में तो वो आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में, और ये टाइम पीरियड था 1943 का। तो 1943 का जो फैमिन है, जो अकाल पड़ा था, उसके बारे में हम सभी ने सुना ही है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ था कि लगभग आप देख सकते हो फूड शॉर्टेजेस इतनी हुई थी कि लगभग 30 लाख लोगों की मौत हो गई, और इंडिया के इतिहास में ये सबसे डिवेस्टेटिंग जो एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलता है। अब आखिर ऐसा क्या हो गया था कि फूड शॉर्टेजेस जो है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में उस टाइम पीरियड में आपको वो देखने को मिला। देखिए, हाँ, जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन जो है वो ज़्यादा की जाती है, और आई थिंक वहाँ पे लगभग 3 जो फसल है एक साल में राइस की वहाँ पे कल्टीवेट की जाती है। तो राइस का प्रोडक्शन जो है स्वाभाविक सी बात है उस टाइम पीरियड में फ्लक्चुएट रहा होगा, इसलिए इस तरीके की सिचुएशन आपको वहाँ पे देखने को मिली। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ कि किस तरीके से राइस की जो प्रोडक्शन है वेस्ट बंगाल में वहाँ पे फ्लक्चुएट हुई थी। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं 1943 की, तो 1938 से लेके आप 43 तक आप देखते हो, तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे फ्लक्चुएशन जो है वो देखने को मिला। 1942 की बात करें एक साल पहले की अगर, तो वहाँ पे 93 टन का आपको प्रोडक्शन देखने को मिला, लेकिन इन द वेरी नेक्स्ट ईयर आप देखते हो कि प्रोडक्शन लेवल जो वो कितना कम हो गया, और कम होकर आपको 76 टन आपको देखने को मिलता है। अगर अभी की हम बात करें तो अभी भी बहुत से इलाके इंडिया में ऐसे हैं जहाँ पे फैमिन लाइक सिचुएशन जो है आपको हमेशा देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें कालाहांडी की, काशीपुर की, जो कि उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आपको अभी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, बारन डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, पलामाऊ डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, यहाँ पे इस तरीके के जो इंस्टेंसेस है अभी भी इंडिया को देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमें देखने को ये मिल रहा है कि अभी भी कुछ एरियाज इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता है, तो इसलिए गवर्नमेंट को इस फील्ड में और भी ज़्यादा अधिक एफर्ट्स करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि आखिर फूड इनसिक्योर है कौन। तो जैसा कि हमने लेक्चर के बिल्कुल शुरुआत में देखा था कि फूड सिक्योरिटी जो है उसकी ज़रूरत सभी को है, क्योंकि फूड सिक्योर कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके समझने की कोशिश करें तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ ज़्यादा ही फूड इनसिक्योर हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें लैंडलेस लेबर्स की, तो ये जो लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा फूड इनसिक्योर है। अगर हम ट्रेडिशनल आर्टिजन्स की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट जो है, ये लोग जो है ये भी बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ओबीसीज की बात करें, माइग्रेंट लेबर की बात करें, विमेन की बात करें, तो ये जो सेक्शन आपको देखने को मिलता है ये सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर हैं। और अगर हम स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। दैट मीन्स कि सभी स्टेट्स जो हैं वो, उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है कि कुछ स्टेट जो हैं वो काफ़ी प्रोस्परस हैं इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, जैसे कि स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही वल्नरेबल है व्हेन इट कम्स टू फूड सिक्योरिटी, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट स्पेसिफिक भी आप देख सकते हो कि कैसे कुछ स्टेट्स जो है फूड इनसिक्योर है और कुछ जो स्टेट्स हैं वो फूड सिक्योर हैं। अब यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल करी गई है क्रोनिक हंगर। ये क्रोनिक हंगर क्या होता है? तो क्रोनिक हंगर की जब बात आती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपको इनएडिक्वेट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। दैट मीन्स कि जो डाइट है लोगों का, ठीक है, ना तो उसकी क्वालिटी है और ना ही उसकी क्वांटिटी है। दैट मीन्स कि जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए ना तो उतनी मिल रही है, और जितनी मिल भी रही है उसकी कोई क्वालिटी नहीं है। तो इस तरीके का जो हंगर होता है उसको क्रोनिक हंगर कहते हैं। अब यहाँ पे एक और टर्म इस्तेमाल करी गई है जिसको कि ये सीजनल हंगर कहते हैं। तो सीजनल हंगर क्या होता है? सीजनल हंगर का मतलब होता है, देखिए, जब आप किसी क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो उसके बोने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक के बीच में एक टाइम गैप होता है।
तो ये जो टाइम गैप होता है उसके दौरान अगर आपको किसी तरीके का फूड शॉर्टेजेस आपको देखने को मिले तो उसको सीजनल हंगर कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जहाँ तक सवाल है क्रॉनिक हंगर का और सीजनल हंगर का, तो सीजनल हंगर जो है इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक हंगर। दैट मीन्स कि जो सीजनल हंगर है वो लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू क्रॉनिक हंगर, ये भी हमने याद रखना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अगर हम रिसेंट पास्ट की एग्जांपल है इंडिया में, तो ये दोनों ही तरीके के जो हंगर्स हैं इंडिया में आपको डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इंडिया की अगर जहाँ तक बात की जाए तो हमने इस फील्ड में, दैट मीन्स कि फूड सिक्योरिटी में बहुत लंबे समय से हमने काम करना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट सिंस इंडिपेंडेंस हमने इस एरिया में काम करना शुरू कर दिया था। और जैसा कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप दे ही सकते हो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है 1960s में आपको देखने को मिल गया, जो कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया की जो सीरियसनेस है उसको दर्शाता है। और वैसे भी एक और एग्जांपल अगर हम लेके चले तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने एक स्पेशल स्टैम्प जो था वो भी रिलीज़ किया था, जिसको कि वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। माफ़ कीजिएगा, ये व्हीट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीरियसनेस था टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं इसको भी दर्शाता है। फिर हम देखते हैं कि जब बात आती है ग्रीन रेवोल्यूशन की तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विद द व्हीट। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो फोकस एरिया था वो वीट से हट के राइस की तरफ भी चला गया। दैट मीन्स कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जब बात आता है तो सिर्फ ये वीट के साथ ही नहीं डील करता है, बाद में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो राइस के प्रोडक्शन पे भी आपको देखने को मिलता है। अगर हम स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो कुछ स्टेट्स जो है वहाँ पे वीट का प्रोडक्शन जो था इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जहाँ पे आपको राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया। जैसे कि अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे आप देखते हो कि वीट का जो प्रोडक्शन है उसमें बहुत लंबा जो उछाल है वो देखने को आपको मिला। और सिमिलरली उत्तर प्रदेश जो ईस्टर्न एरियाज़ है और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइस का जो प्रोडक्शन है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब एक क्वेश्चन के रूप में भी इस चैप्टर को हम रीड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राइट ए नोट ऑन दी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसको आपने कैसे अप्रोच करना है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं इसमें लिखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे कि जब हम बात करें फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की, तो हमने जैसे कि पिछले स्लाइड में समझा कि इस फील्ड में हमने बहुत लंबे समय से काम करना शुरू कर दिया था। सिंस इंडिपेंडेंस ही हमने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और इंडिया ने बहुत से ऐसी सिचुएशन देखी, एडवर्स वेदर क्लाइमेट जो है हमने देखा, लेकिन फिर भी उस समय भी हमने जो फेमिन टाइप का जो सिचुएशन है वो हमने अराइज होने नहीं दिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। और इस की अगर फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो पिछले 30 सालों की जहाँ तक बात है तो इस टाइम पीरियड में हमने एक्सेप्शनली बहुत ही वेल परफॉर्मेंस इसमें किया हुआ है। और जहाँ तक फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। नंबर 1 इज़ बफर स्टॉक, नंबर 2 इज़ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इससे ही आपका फूड सिक्योरिटी बनता है। तो बफर स्टॉक क्या होता है, तो नाम से ही स्पष्ट है, बफर स्टॉक दैट मीन्स कि आपका जो फूड ग्रेन्स है उसको आप स्टॉक करके रखते हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफकोर्स गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट जो है वो प्रोक्योर करती है व्हीट एंड राइस थ्रू फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये इन टर्न किससे परचेज करते हैं, ये फार्मर से परचेज करते हैं, उस रेट से परचेज करते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो सरप्लस आपको देखने को मिले। अब इस चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से विच आई फाउंड वेरी यूजफुल, कि इशू प्राइस क्या होता है। तो इस पर स्टेटमेंट बन सकता है कि इशू प्राइस क्या होता है। तो इशू प्राइस का मतलब होता है फूड को डिस्ट्रीब्यूट करना एट लोअर प्राइस एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस से अगर कम प्राइस में फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको इशू प्राइस कहते हैं। और ऑफ कोर्स स्वाभाविक सी बात है, ये जो एक्शंस है ये कौन लेंगे, ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ही मोस्ट ऑफ द टाइम ये लेती है। मोस्ट ऑफ द टाइम इशू प्राइस की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ही लेती है, लेक्चर के लास्ट में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हम बात करते हैं बफर स्टॉक की, और बफर स्टॉक को अभी तक हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो फूड प्रोक्योर किया था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, उसको अब हम क्या करेंगे, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है।
इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गवर्नमेंट ने बहुत से राशन शॉप्स जो हैं वो खोले होते हैं और इसी के ज़रिए गरीब लोगों को फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और जिन दुकानों से ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जिन राशन शॉप से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको फेयर शॉप प्राइसेस के शॉप जो कहते हैं, फेयर शॉप प्राइस भी इसको कहा जाता है। अब इंडिया की अगर हिस्ट्री की बात करें फूड सिक्योरिटी के लेके, तो कुछ बहुत से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जिस पे कि हमें नज़र डालनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी का कंसेप्ट है वो स्वाभाविक सी बात है 40s के टाइम पीरियड से ही हम लेके आ गए थे। उसका रीज़न क्या था? हमने देखा था कि बंगाल ने एक बहुत ही डिवेस्टेटिंग जो फेमिन की कंडीशन थी उसको फेस हमने किया था। तो इसका जो ओरिजिन है यहीं पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद आप क्या देखते हो कि 1960s का टाइम पीरियड था, वहाँ पे भी हमने कुछ फूड शॉर्टेजेस का एग्जाम्पल हमने क्योंकि फेस किया। तो इसको देखते हुए हमने रिस्पॉन्स किस रूप में दिया? हमने ग्रीन रिवोल्यूशन जो है उसका कंसेप्ट हम लेके आए। तो इस एरा में हमने देखा कि कैसे इंटरवेंशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, इनिशिएटिव लिया जाता है ताकि फूड सिक्योर हम अपने आप को किसी तरीके से कर सके। और 1973 में भी कुछ इस तरीके का ही एफर्ट गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिलता है, जब एनएसएसओ ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को हाईलाइट किया कि कैसे पॉवर्टी लेवल जो है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। और क्योंकि एनएसएसओ की एनडब्ल्यूएसओ की जो ये रिपोर्ट थी, जब इसमें इस तरीके की बातें की गई, जब ये आंकड़े जब बतलाए गए कि पॉवर्टी लेवल जो है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशन जो है इस टाइम पीरियड पे लिए। जैसे कि इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ पीडीएस लिया गया, आईसीडीएस लिया गया और फूड फॉर वर्क। इस तरीके के ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर स्टेप्स जो हैं ये गवर्नमेंट ने रिसेंट पास्ट में लिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि ये जो पीडीएस स्कीम है इसके सब सेक्शंस आपको सब स्कीम्स बहुत देखने को मिलेंगी। जैसे कि एक पीडीएस है यूनिवर्सल है, दैट मीन्स कि इसके तहत सभी को कवर किया जाएगा। कुछ रीवैम्प्ड पीडीएस भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि कवर करता है बैकवर्ड ब्लॉक को। कुछ टारगेटेड पीडीएफ आपको देखने को मिलते हैं जिसमें कि जो पुअर है, नॉन पुअर बीपीएल है, प्लस अबव द पॉवर्टी लाइन जो गरीब है, ठीक है, उसको भी इसके तहत कवर किया जाता है। देन आपके पास अंत्योदय अन्न योजना है जिसके तहत जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको कवर किया जाता है। फिर आपके पास अन्नपूर्णा स्कीम है जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन है उसको कवर किया जाता है, उनको यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइसेस पे फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। फिर आप देखते हो कि आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है 2013 का, जिसके तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड है उसको कवर किया जाता है। तो आप देखते हो कि जब हम बात करते हैं पीडीएस की, तो पीडीएस अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत ही ब्रॉडर टर्म है। अब जहाँ तक सवाल है इसके इम्पोर्टेंस की, तो देखिए पीडीएस सिस्टम जो है ये कहीं ना कहीं इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इंडिया की फूड सिक्योरिटी की। अगर हम बात करें, ना सिर्फ फूड सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इसके अलावा इन्होंने प्राइस को स्टेबलाइज करने में भी एक बहुत ही बड़ा रोल जो है इसने प्ले किया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फूड सिक्योरिटी की बात इस स्टेटमेंट में करी गई है और दूसरी तरफ यहाँ पे प्राइस स्टेबलाइजेशन की बात करी गई है। अब थोड़ा सा हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं इस पीडीएस सिस्टम को। क्रिटिसिज्म में हम क्या लिख सकते हैं कि देखिए पीडीएस सिस्टम तो आप लेके आगे बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन फिर भी जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, ग्लोबल पॉवर्टी इंडेक्स आता है, तो उसमें हम पीछे क्यों रह जाते हैं? दैट मीन्स कि जो इंस्टेंसेस है माफ़ कीजिएगा हंगर के, वो तो ये सब सिस्टम लाने के बाद भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है? फिर उसके बाद जब इतने बड़े नंबर में, इतने बड़े क्वांटिटी में जब आप बफर स्टॉक करते हो, तो इसके चलते क्या होता है? इसके चलते वेस्टफुल आपको देखने को मिलता है फूड ग्रेन्स का। और आपने बहुत से एग्जांपल्स देखे भी होंगे कि गोडाउंस में फूड ग्रेन्स रखे रखे ख़राब हो गए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा हम स्टॉक करते हैं और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, तो ना सिर्फ इसको मेंटेन करने के लिए, करने के लिए आपको हाई कॉस्ट इसके लिए देना पड़ता है। यहाँ पे मीन्स आएगा, ये मीन्स नहीं है, मैसिव स्टॉक विच मीन्स आएगा। ठीक है, तो इसको मेंटेन करने के लिए एक तो आपको हाई कॉस्ट इसके लिए आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। देन वेस्टेजेस की, जैसे कि हमने पहले लाइन में बात करी, फिर क्योंकि पड़े पड़े ग्रेन की क्वालिटी जो है वो भी तो ख़राब होगी ही। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस पूरे सिस्टम को, पीडीएस सिस्टम को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि मेन प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पे फोर्स करते हैं कि एमएसपी जो है इन प्रोडक्ट्स के लिए, इन
इन फूड ग्रेन्स के लिए, वीट और राइस के लिए एमएसपी ज़्यादा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस रूप से भी इसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो कि जो लीडिंग फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कैसे गवर्नमेंट को फोर्स करती है कि एमएसपी के जो प्राइसेस हैं वो ज़्यादा होना चाहिए, तो इस तरीके से भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। देन अगर हम बात करें तो कुछ स्टेट्स, हम लीडिंग स्टेट्स की ऑफकोर्स बात कर रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश हो गया। तो क्योंकि फूड सिक्योरिटी सिस्टम के तहत अगर हम बात करें इंडिया में, या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें, तो राइस और वीट का जो प्रोक्योरमेंट है इसको ज़्यादा नंबर में किया जाता है। तो इसलिए ये स्टेट्स जो हैं ये दूसरे जो और क्रॉप्स है इनका भी तो ये प्रोडक्शन कर ही सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं क्योंकि एमएसपी के तहत इसको कवर किया जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको परचेज भी किया जाता है। तो कुछ ऐसे दूसरे ग्रेन जो कि न्यूट्रिशनल अगर वैल्यू की अगर उनकी बात करें, जो कि राइस और वीट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, तो उसका प्रोडक्शन छोड़ के ये क्या करते हैं, राइस और वीट की तरफ इन्होंने अपना रुख कर लिया है, तो जो कि ठीक नहीं है। तो इस तरीके से भी इसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। दूसरा अगर एक और एंगल देखें तो क्योंकि हमने राइस का जो कल्टीवेशन है इसकी ओर ज़्यादा ध्यान दिया और उसका रीज़न हमने पिछले लाइन में समझा, तो राइस की जब कल्टीवेशन की हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है, ठीक है, ये होता है नंबर 1। नंबर 2 जो है वाटर लेवल जो है वो भी कम होता है। तो इस तरीके से भी इसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और फिर वही मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कैसे गवर्नमेंट का बढ़ जाता है, क्योंकि एमएसपी जो है उसको बढ़ाने की बार बार बात की जाती है किसानों के द्वारा, जो लीडिंग स्टेट्स हैं उनके द्वारा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, स्टोरेज कॉस्ट अगर बढ़ जाता है, तो ये सभी जो है इन ए नटशेल अगर हम कहें तो ये मेंटेनिंग कॉस्ट जो है स्टेट का ये सभी बढ़ाते हैं। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो डीलर्स हैं उनकी माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो ये टीडीएस नहीं है, ये पीडीएस है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप। तो इनकी माल प्रैक्टिसेस, क्योंकि अगर आप में से किसी ने इस सिचुएशन को फेस करी होगी तो आपको शायद पता होगा कि कैसे जो डिपो होल्डर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो फूड ग्रेन्स है उनकी ही है, और वो जो है उनका बिहेवियर जो होता है, जिन लोगों को मिलना चाहिए ये फूड ग्रेन, उनके साथ अच्छा नहीं होता है। प्रैक्टिकली भी आपने कईयों ने ये चीज़ को फेस किया ही होगा। तो इस तरीके से आपने पीडीएस सिस्टम को समझना है और इसको हम इस तरीके से क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है इसका क्या रोल हो सकता है फूड सिक्योरिटी में। देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है फूड सिक्योरिटी के अगर हम एरा की बात करें तो इनका रोल जो है काफ़ी सराहनीय है। सराहनीय क्यों है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो देखें कि इनका जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे ये ज़्यादा एक्टिव हैं वो कौन से रीजन्स हैं, तो वो सदर्न स्टेट्स हैं आपके, और वेस्टर्न पार्ट जो इंडिया के वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो समझें कि इसका रोल जो है वो फूड सिक्योरिटी में कैसा होता है। देखिए जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं ये क्या करते हैं कि ये शॉप्स जो हैं वो सेटअप करते हैं, और वहाँ पे क्या किया जाता है कि लो प्राइसेस में जो ये फूड ग्रेन्स हैं ये गरीब लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप यहीं से समझ सकते हो कि फूड सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट था उसका एक रोल जो बहुत बड़ा है कि अफोर्डेबल प्राइसेस पे जो मिलने चाहिए जो फूड ग्रेन्स लोगों को, वो करने का यहाँ पे कार्य जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इनका जो रोल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। और इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के जो फेयर प्राइसेस के जो शॉप्स हैं लगभग 94% जो है ये कौन रन कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर रहे हैं। और इस तरीके का ही एग्जाम्पल अगर हम दिल्ली की देखें तो यहाँ पे आपको मदर डेयरी के रूप में एग्जाम्पल देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके का एग्जाम्पल जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं, और जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए, वाइट रिवोल्यूशन के लिए। और ठीक इसी तरीके का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में भी। और महाराष्ट्र की जब हम बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रीन बैंक ऑर्गेनाइज्ड एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है इस रूप में आपको देखने को मिलता है, और जिसका कि इन्होंने क्या करना है कि ग्रीन बैंक, let me just read out first. Maharashtra Academy of Development Science setting up Green Bank organized training and capacity building program on food security for India. तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि महाराष्ट्र एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस जो है इस तरीके का, इस नाम का जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आपका जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए, और ये एनजीओस को वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। और इस पे ज़्यादा अगर इंसाइट अगर आपको लेना है तो आप गूगल करके देख सकते हो कि क्या क्या एरिया ऑफ एक्शंस इनके हैं। कुछ ज़्यादा इंसाइट के लिए इस बुक में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं था इनके बारे में,
तो आई होप कि इस लेक्चर के अब हम लास्ट में आ चुके हैं। लेट मी जस्ट चेक। हाँ जी, तो ये पॉवर्टी का चैप्टर था। तो अब हम लेक्चर के लास्ट में आ चुके हैं। आई होप कि लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।